अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के बाद नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल पर छाए काले बादल मजीद गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब से बरास्ता दुबई पाकिस्तान आमद का प्लान फाइनल हो चुका है, जबकि लीगी क़यादत और कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां भी कर रहे हैं। मगर अब तक इस बात की कोई जमानत नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और गिरफ्तार नहीं होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के बाद उनकी नाअहली का दाग भी आसानी से धुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवालात तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या -1 करते करते -2 होने जा रहा है? क्या नवाज शरीफ सियासत में हिस्सा ले पाएंगे? क्या नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो सकेगी और वो इंतखाबात लड़ने के अहल होंगे, या फिर चेयरमैन पीटीआई और लीगी कायद दोनों ही आइंदा इंतखाबात में 12वें खिलाड़ी की तरह ग्राउंड से बाहर बैठे रहेंगे? जंग और दी न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जानिब से आज शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, मुमकिन है 2024 के आम इंतखाबात में मुल्क की दो अहम तरीन सियासतदान यानी चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ हिस्सा लेने के अहल ना रहें। इस वक्त दोनों शख्सियात इलेक्शन लड़ने या कोई अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल है। अमूमन इमरान खान के हवाले से हाल ही में -1 की बातें होती रही हैं, लेकिन यह कयास किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इल्ज़ामात को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग अब भी यही समझती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुतालिक ताज़ा तरीन फैसले की वजह से नवाज शरीफ के इल्ज़ामात क्लियर होने के इम्कानात कम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे इस एक्ट को बरकरार रखा है, लेकिन अदालत ने सेक्शन 5 की ज़ेली दफ़ा 2 की तौसीक नहीं की, जिसमें अपील का हक दिया गया था। मज़कूरा ज़ेली दफ़ा को आइन के खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव अपील का हक खत्म होने के नतीजे में नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5 की ज़ेली सेक्शन 2 को अदालत उज़्मा की तरफ से ख़त्म किए जाने के बाद नून लीग अब एक और मुतनाज़ा कानून इलेक्शन एक्ट 2017 पर इन्हिसार कर रही है। इस कानून में पीडीएम की हुकूमत के दौरान तरमीम की गई थी। नून लीग इस बात पर इसरार करेगी कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली अब गैर मुतल्लिका हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम की गई है और इसमें नाअहली का अरसा 5 साल मुकर्रर किया गया था। इसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। आइन में सज़ा की मुद्दत मुतय्यन न होने पर रुकन पार्लियामान की नाअहली 5 साल के लिए तसव्वुर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस में सादिक और अमीर मियां नवाज शरीफ को आर्टिकल 162(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया था और नून लीग की राय है कि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम नवाज शरीफ को फ़ायदा देगी। उधर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। एक निगरां हुकूमत इस तरह की डील का हिस्सा कैसे हो सकती है और फिर क्यों होगी? ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इस वक्त ना तो निगरान सेटअप और ना ही पीडीएम जमात की हुकूमत थी। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानून का सामना करना होगा और इन सवालात के जवाबात भी कानूनी हैं। उधर लीगी क़यादत अपने कायद के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयार है और नैरेटिव बिल्डिंग भी की जा रही है। ज़्यादातर नैरेटिव इकोनॉमिक सेंट्रिक है और वो इकोनॉमी को ही प्रेफर कर रहे हैं कि आके माशी तौर पे मुल्क का किबला दुरुस्त हो जाएगा। और इसीलिए जिस परवाज़ से वो आ रहे हैं उस खुसूसी परवाज़ का नाम भी उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। लीगी क़यादत इस वक्त क्या बयानियाँ बना रही है, ज़रा वो भी आपको दिखाता है। अक्टूबर को आपको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा कि हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के परवाने हैं। नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है अल्लाह के फजलो करम से, और इस बार फिर इंशाअल्लाह ताला करके दिखा देगा। अब जिस खुसूसी परवाज़ में मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इतलात ये है कि 152 अफराद उस परवाज़ में सवार होंगे। नवाज शरीफ के हमरा पार्टी कारकुनान और सहाफ़ी भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त जद्दा में मौजूद है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ उम्रा की सादत भी हासिल की है। नवाज शरीफ जद्दा में शाही ख़ानदान के अहम अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। ज़रा ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे और इसी जलसे की इजाज़त लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जो इजाज़त है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है। दरख्वास्त में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाज़त मांगी गई है। दूसरी जानिब नून लीग के जलसे से पहले पीटीआई ने अपने पावर शो दिखाने के लिए लिबर्टी चौक जलसा करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उनको फिलहाल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इजाज़त देने से इनकार किया। डीसी ऑफिस की जानिब से पीटीआई की दरखास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया गया। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि पीटीआई की दरखास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ। 9 मई को पीटीआई वर्कर्स और लीडर्स ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया।
रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत हुई और अदालत ने पीटीआई के वकील को मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए डीसी लाहौर को नई दरखास्त देने का हुक्म दिया। जस्टिस राहील कामरान का कहना था कि अगर पीटीआई को इजाजत नहीं तो फिर किसी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत नहीं। अब ये भी दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग ने दरखास्त दे दी है, उनको मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत मिल जाती है, दूसरी तरफ पीटीआई को नहीं मिलती और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं अगर पीटीआई नहीं जलसा करेगी तो कोई जमात भी जलसा नहीं करेगी। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अलहाज शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इसी से शुरू कर लेते हैं। मियाँ साहब इतलात है 21 को आ रहे हैं, महवे परवाज होंगे, बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंच के मीनार पाकिस्तान जलसा करना है, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई आपको? इजाजत लेने की जरूरत है वैसे? जाहिर है इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इजाजत तो लेनी पड़ती है सर। नहीं, मेरा नहीं और नहीं, अगर तो ये कोई कंडीशन है तो जमात को पता होगा ना इसका, तो ये इसके लिए तो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा ना अपना जो शोबा है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी बात है तो जरूर की होगी उन्होंने। हमारी इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर लाहौर को एक दरखास्त गई है, लेकिन आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है और उसमें क्योंकि आपको पता होगा कि पीटीआई भी जलसा करने का इरादा रखती है 16 अक्टूबर को, और फिर उन्होंने 10 अक्टूबर को एक दरखास्त भी दी। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई कमिश्नर की तरफ से। वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस राहील, ये कहते हैं कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी फिर कोई और जमात भी जलसा नहीं करेगी। शायद उन जज साहब का कोई रिश्तेदारी होगी उनके साथ, मुझे तो इसका नहीं है। अच्छा। मुझे तो नहीं पता। अच्छा, लेकिन नून लीग जलसा करेगी बाहर सूरत, ये कह रहे हैं आप? देखिए जी, मैंने तो आपको अर्ज की है कि ये तो आपको वो शोबा जो इस चीज को देख रहा है, जो इस चीज को सामने रखे हुए है, वही आपको बता सकता है। मैं उस शोबे के अंदर नहीं हूँ। अच्छा, मेरी ऐसी कोई इतला नहीं। रुहेल साहब, आप भी क्योंकि लंदन कायदे मोहतरम से मुलाकात करके आए हैं, अभी यहाँ पाकिस्तान का माहौल कैसा है? मतलब कायदे मोहतरम जब लैंड करेंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि गिरफ्तार नहीं होंगे? क्यों गिरफ्तार होंगे यार? मैं तो समझा के थक गया हूँ। किस बात पर गिरफ्तार होंगे? अच्छा, वो हाई कोर्ट ने, देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखिए टेक्निकली मैं लॉ का स्टूडेंट रहा ही नहीं कभी की जिंदगी में, मैंने लॉ बात नहीं पढ़ी, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो जानता हूँ ना। आपके इधर उधर देख के, सुन के, पढ़ के कुछ पता चल ही जाता है। हाई कोर्ट ने मियाँ साहब को इजाजत दी। अब हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मियाँ साहब ने गिरफ्तारी पेश करनी है या मियाँ साहब की उन्होंने उस इजाजत को एक्सटेंड करना है। अब उसी कोर्ट में जाके मियाँ साहब पेश होंगे या अपनी अर्जी वहां पे छोड़ेंगे कि जनाब मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, अब आप मेरे लिए फरमा दीजिए कि मुझे वापस जेल जाना चाहिए या मुझे आप रिहा करते हैं, मुझे आप ये इजाजत देते हैं कि मैं कंसर्न अदालतों में जाके अपनी उस जमानत के लिए या अपने उन केसेस का सामना करूं। तो इतनी सी बात है। मियाँ साहब को किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। कि जिस अदालत ने उनको इजाजत दी थी, उस अदालत ने एक कंडीशन ये लगाई थी कि आप हर माह अपनी मेडिकल रिपोर्ट आप जमा करवाएंगे। इस महीने की मेडिकल रिपोर्ट मियाँ साहब ने अपनी जमा करवा दी। अब जब मियाँ साहब वापस आएंगे, जिस अदालत ने उनको इजाजत दी थी, उसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि जनाब मैं आपका मुल्ज़म हाजिर हूँ, आप इरशाद फरमा दीजिए मुझे जेल जाना है, या आप मेरे पे आप ये मेहरबानी फरमाते हैं कि मैं आपकी इस इजाजत का और फायदा उठाते हुए मैं दूसरी अदालतों में जहाँ पे मेरी जरूरत है मैं वहां पे जाके पेश हो जाऊं। मुझे सर ये बताइए कि तासुर इस वक्त ये है, खासतौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आने के बाद, वो ये है कि -1 की जगह -2 होगा। यानी वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला था, आप तो इलेक्शन एक्ट का हवाला दे रहे हैं सेक्शन 232 का, वो अपनी जगह पर, उसमें अगर सजा की रद्दोबदल होनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद क्योंकि रिव्यू का इख्तियार या अपील का इख्तियार नहीं है उनके पास, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कोई गड़बड़ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आइन की तशरीह वहां पे नहीं हुई, ना आइन को किसी ने छेड़ा। ये कानून तब्दील किया जा सकता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। हाँ, अगर आप आइन में को तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सर, मियाँ साहब को जो सजा हुई है वो आइन के तहत हुई है, कानून के तहत हुई है? ये स्वाबदीद थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बना हुआ था बादशाह,
बादशाहत थी। वो कानून का सामना नहीं करते थे, ना आइन को देखते थे, ना कानून को देखते थे। जो हजरात वहां पे बैठे हुए थे, जो अपने आप को अन्नदाता समझते थे, जो अपने आप को खुदा समझते थे, उन लोगों ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और ताहयात दाखिली करार दे दी। किस कानून के तहत कर दी? वो उनका अपना बनाया हुआ कानून था, उस कानून को अमेंड कर दिया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने उस कानून को अमेंड किया जिसको इख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस कानून को अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। आप किसी, वैसे मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप किसी अच्छे वकील से, उससे जो बायस ना हो, जो मुखालिफ ना हो, जो आपको सिर्फ कानूनी नुकात समझाने की कोशिश। रोहिल असद साहब, आपने किसी अच्छे वकील से रुजू का कहा है, तो फॉर्चुनेटली हमारे साथ बड़े अच्छे वकील और वो बायस्ड भी नहीं है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। देखें, अभी रोहिल असगर साहब कह रहे थे कि आप किसी अच्छे वकील से जरा रुजू कर लें, तो हमने आपको डायल कर लिया है। तो पाशा साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त रिलाय कर रही है इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर कि मियां साहब की जो वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, वो तो उसका तो जवाब इलेक्शन एक्ट 2017 में मिल गया कि 5 साल हो गई और 5 साल की मुद्दत वो पूरी कर चुके हैं। तो ये जो रिलायंस उनकी है इलेक्शन एक्ट के ऊपर, ये दुरुस्त है या तवक्को ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल इनकी रिलायंस दुरुस्त है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त मियां साहब की न्यायालय का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, उस वक्त ना तो आइन में और ना ही इलेक्शन एक्ट में ये लिखा था कि किसी सूरत के न्यायालय की सूरत में जो न्यायालय होगी उसका जो टाइम फ्रेमवर्क है वो लाइफ टाइम होगा। तो अब तरमीम हो गई है और 5 साल न्यायालय की मुद्दत तयन कर दी गई है। 5 साल मियां साहब के मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक हर्डल मैं समझता हूँ कि वो है कि उनको सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को अनडू करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। वो अगर डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ फाइल करते हैं तब भी, या फिर वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे, अगर उन पे ऑब्जेक्शन आता है तो वो मामला अप टू सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट शायद उसको अनडू कर दे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है, ये प्रॉब्लम मियां साहब के लिए मेरी समझ के मुताबिक है। यानी मियां साहब का या लीग की क़यादत का ये ज़्यूम करना कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ऑटोमेटिकली उनकी सजा खत्म हो चुकी है क्योंकि 5 साल पूरे हो गए, ये दुरुस्त नहीं है। उनको बार सूरत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मियां साहब को इलेक्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट आई है और न्यायालय का जो पीरियड है वो 5 साल मुतय्यन कर दिया है, वो बिल्कुल उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ऑटोमेटिकली इसलिए नहीं हो सकता कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो उनके आड़े आनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनको रुजू करना पड़ेगा बाय ऑल मीन्स। लेकिन पाशा साहब, ये मामला इतना सादा है कि एक एक्ट में जिसमें आपको 2/3 मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, आप सिंपल मेजोरिटी से एक्ट में तरमीम कर सकते हैं, आपने कर ली। आइन के अंदर बावजूद इसके कि ये लिखा नहीं हुआ था कि नाअहली की मुद्दत क्या होगी, उसके लिए फिर भी आपको आइन के अंदर मुतय्यन करना था, तो उसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए थी? मैं बड़े एहतराम से आपसे जो है वो डिफर करूंगा कि अगर तो 62(1)(f) में ये लिखा होता कि न्यायालय लाइफ टाइम हो सकती है, फिर तो आइन में अमेंडमेंट जरूरी थी और उसके लिए ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन 62(1)(f) में बिल्कुल किसी जगह पे भी, बल्कि आइन में नहीं लिखा हुआ कि लाइफ टाइम न्यायालय होगी, तो फिर कहाँ से तरमीम करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ एक जजमेंट जो कि मियां साहब को जब सजा हुई तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए जब गए तो उस वक्त के बेंच ने इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कह दिया कि लाइफ टाइम है, हालांकि वहां पे लाइफ टाइम नहीं है। तो अब, और ना ही कानून में था कि लाइफ टाइम हो सकती है, तो अब इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह तौर पे आ गया, कानून बन गया है, पार्लियामान ने उसको बनाया, अमेंडमेंट की है कि मियां साहब को सरेंडर बाहर सूरत करना पड़ेगा, अदरवाइज गिरफ्तारी तो नविश्ता। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी और रुपए की कदर में इजाफे के बायस आइंदा माह पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर से नीचे आने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 जबकि पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है।
अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक ईंधन की कीमतों में होने वाली सबसे बड़ी कमी होगी। ताहम सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला कर सकती है। निगरां हुकूमत इसके बरक्स फैसला भी ले सकती है, खासतौर पर डीजल की कीमतों के हवाले से, क्योंकि इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये फी लीटर आयद है, जबकि इस मद में पेट्रोल पर जो फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 60 रुपये लिए जा रहे हैं। और हुकूमत का बजट हदफ और IMF के साथ किए गए वादे के तहत रवा माली साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में तकरीबन 869 अरब रुपए वसूल करना है। यानी ये एक चैलेंजिंग और अपहिल टास्क है हुकूमत के लिए। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए और IMF प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बावजूद इसके कि प्राइसेस कम हो रही हैं, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, हुकूमत इसका असर पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा सके। क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर बात करेंगे। इक़्तिसादी अमूर शकील रामे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, क्या इसका असर आने वाले दिनों में पाकिस्तानी भी महसूस कर सकेंगे? देखिए, हमारा जो अभी तो खैर इतनी कीमतें कभी गिरने का बात नहीं हो रही, अभी तो ये शिव चल रही थी बात कि शायद कीमतें बढ़े, मगर जो कि हमारी लोकल मार्केट पे असर होने का इस पे डिपेंड करता है कि हम टैक्स कितना कम करते हैं पेट्रोल की प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि इस वक्त भी हम देखें तो हमने हैविली यानी कि टैक्स किया हुआ है इस पे अपनी पेट्रोल की मसनूआत पे, क्योंकि हमें बहुत से एप्लीकेशंस पूरी करनी है। जिस तरह IMF हमें कह रही है कि अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ और इस तरह के रेवेन्यू बढ़ाओ, तो हमारे पास बहुत कम एवेन्यू है जिससे हम टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। और जो पेट्रोल है इसकी जो कीमत है ये वन एवेन्यू हम कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू डेफिनेटली हमको टैक्स को ज़्यादा नहीं, लेकिन देखिए ऑलरेडी टैक्स है। जैसे आपने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर बिल तरतीब 50 और 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में लिए जा रहे हैं, तो इज इट इनफ? वही तो मैं बात कह रहा हूँ। आप अगर देखें ना, अगर हमें IMF का नया प्रोग्राम लेना है तो उसके तो मुताबिक तो आपको वो उसके टारगेट को मीट करना पड़ेंगे। अभी भी आप देखेंगे जो कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि हमारा जो फिजिकल टारगेट थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे, और इस तरह इस साल हो जाता है कि हमारा फिजिकल जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, कि जो हमारा टारगेट था उससे बियॉन्ड चला गया है। उससे बियॉन्ड तो होगा ही, मगर वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? क्या हम IMF को कहेंगे कि हमें हमारी शराइत पे कर्ज दे दो? वो भी मुमकिन नहीं है। जहाँ हमें रिलीफ मिल सकता है वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आए, जो कि अब डॉलर का जो रेट है ये कंट्रोल हो, एक्सचेंज रेट नंबर एक। नंबर दो, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कि हमारे यानी कि जो हमारा फंड रिजर्व है वो उसमें थोड़ी सी आपको उनकी जान नज़र आनी चाहिए और आपकी इंडस्ट्री जो है चलती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो सकती हैं तो हम अपनी यानी कि रिलीफ आवाम तक पहुँच सकते हैं। ये तो फौरी तौर पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हो भी जाए तो शॉर्ट टर्म में हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है काफ़ी गंभीर है। अभी देखें 2000 की यानी कि अभी जो ख़त्म हुआ 2023, तो दिसंबर तक हमें 10.6 बिलियन US डॉलर मेरा ख्याल कहता है हमें कर्ज में पे बैक करना है। अब वो कहाँ से आएगा? उसमें कुछ तो हम उम्मीद लगा रखी है कि शायद रोल ओवर हो जाए, कुछ हम कहते हैं कि शायद हमें और अपने दोस्त ममालिक से मिल जाए। अभी ये उम्मीदें हैं, मगर जब हार्ड रियलिटी देखें तो हमें भी नज़र नहीं आ रहा कि हमारे ये पैसे हम कहाँ से लेंगे। अब इस सिनेरियो में तो हमारे पास क्या बचता है कि हमें तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। अब कर्ज लेने पे बढ़ जाएंगे तो फिर अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे तो वो अपनी शराइत के साथ आएंगे। दोस्त ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी हम उनको इतना सैचुरेट कर चुके हैं कि हम मज़ीद उनको कह नहीं सकते। देखिए, आप ये जो साइड जब रिलीफ की बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि जिस पे अभी भी हमारी बातें ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल एक्शन कम है, हमें अपनी इकानमी को रिवाइव करना है। अगर जब तक हम इकोनॉमिक में यानी एक्टिविटीज़ को रीजनरेट नहीं करते, एग्रीकल्चर हो जाए या इंडस्ट्री हो जाए या माइनिंग हो जाए या IT कोई भी बातें, हम पोटेंशियल तो कहते हैं बड़ा पोटेंशियल है, भाई उस पोटेंशियल का क्या फ़ायदा जिसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। अब SIFC बनाई थी कि हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे, मगर आपने फिर वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दी। ब्यूरोक्रेट्स तो माहिर होते हैं चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने के। अब हमें अपने एक्शंस को ऐसे लेने चाहिए कि जो इमीडिएटली हमारी इकानमी में एक्टिविटी प्रोड्यूस करे, पैदा करे। जब इकानमी में एक्टिविटीज़ होंगी तो आप रिलीफ की बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी शॉर्ट टर्म बातें हैं। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आने वाले दिनों में स्लो डाउन हो जाएगी, ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन रशिया के बाद? तो कैसे देखते हैं मकामी तौर पे हमारी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके कोई खदशात हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक फैलता है ये वाला जो क्राइसिस है। अगर तो ये मिडल ईस्ट के दूसरे जिन ममालिक के साथ हमारा रिलेशन है, मसलन सऊदी अरेबिया है, कतर है, दूसरे ममालिक हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और दूसरे हमारे इनके साथ वैसे भी हमारे असिस्टेंस का इशू चलते हैं, वहाँ तक आता है तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
या तो ये होगा कि पाकिस्तान को उनके साथ पे खड़ा होना पड़ेगा, या उनकी डिफेंस में खड़ा होना पड़ेगा। डिफेंस फिर तो शायद हम कुछ सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज अगर हम नहीं खड़े होते तो हमारे पास दूसरी तरफ से यूएस का या IMF का दबाव आता है, हम नहीं खड़े हो पाते, तो हमारे लिए ये क्राइसिस जो है कि बहुत बुरे हालात लेके आएगा। मगर ये डिपेंड करेगा कि ये क्राइसिस कहाँ तक पहुँचता है। नहीं, फौरी तौर पर किसी भी किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि अभी तो उम्मीदें लगी हैं कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपये फी लीटर से कम आ जाएंगी। आप ये समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि जैसे महीने की 15 तारीख आ रही होती है या यकम होती है, तो साथ ही इस पर जो है वो फौरी तौर पर रूमर्स भी शुरू हो जाती हैं, गुफ्तगू भी होना शुरू हो जाती है। तो अब इस महीने की 15 तारीख को क्या देखें फिर? देखें, अगर तो हम रियलिस्टिक होकर बात सोचें, अगर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर लिया जाए कि जनाब वो कीमतें कम कर दे, एट दी एंड फिर दोबारा जब कर्ज बढ़ेगा, सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो दोबारा गवर्नमेंट ने आपसे ही निकालना है। आप ये ना कहना कि गवर्नमेंट कहीं और से लेके आएगी। देखेंगे, ये तो पढ़ी लिखी बात है, जब तक साबित हो चुकी है, जो कोई भी गवर्नमेंट हो इस पाकिस्तान में, वो अपने क्या कहते हैं कि एलीट क्लास के इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो गरीब आदमी पे ही कंप्रोमाइज़ करती है। अगर देखेंगे, अभी आप कहते हैं रिलीफ की बात, रिलीफ देनी है तो आप जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी कम करें ना, पैकेजेस उनको कम करें, उनको ख़त्म करें, उनकी मुफ्त जो उनकी सहूलियात है। भाई कोई भी यहाँ खुशी से क्या कहते हैं कि अगर वो सर्व करने आए हैं, खुद आते हैं ना, उनको कोई डंडे से हाँ के तो नहीं ना लाता कि आप मुल्क को आके सर्व करें। अब वो आते हैं और आके कहते हैं हमें सारी ये दो, क्या कहते हैं कि हमें सारी की सारी मुराद दो, हमें घर दो, हमें ये दो। रिसोर्स तो वहीं कंज्यूम हो जाते हैं। गरीब आदमी के लिए जब अगर कोई रिलीफ आता भी है तो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, और वो होता है ऐसा कि बाद में उन्हीं की हड्डियों में से निकलता है। जिससे आप बात कर लेंगे, PTI गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे, उन्होंने पेट्रोल भी बिल्कुल कम कर दिया, उन्होंने हर चीज़ की कीमत कम कर दी, ये बहुत अच्छा अवाम दोस्त। मगर बाद में वही अवाम को भुगतना पड़ा कि वही जो कि हम 200 को लेने को तैयार नहीं था, हमें 300 से ऊपर भी जाना पड़ा। तो देखें, यहाँ तो हमें ये है कि अगर हम सस्टेनेबल चेंज चाहते हैं तो गवर्नमेंट, लेकिन फिर जो बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि अवाम इस बार फिर अवाम ही कुर्बानी दे। एलीट तो अपने वसाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कुर्बानी नहीं है, ये आप पे इम्पोज कर दी गई है कि जिसको आप कह दिया था आप कुर्बानी दें, और हम हंसे खुद कहते पर नहीं हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। देखें, ये हम पे इम्पोज्ड है कि यानी कि हम एलीट को पालते हैं, वो हम पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाते हैं और वो खुद एंजॉय करते हैं। अब अगर ये ऐसी बात है, इकनॉमिक क्राइसिस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो कोई इनका हक नहीं बनता था कि अपनी ये लिवरेजेस छोड़ देते? वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। तो कहते हैं अवाम कुर्बानी, अरे अवाम कुर्बानी नहीं है, उनका स्लॉटर करता है ये वाला। नहीं, लेकिन फिर जब अवाम ये एक्सपेक्ट करे या अवाम मुतालबा करे कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, तो मुतालबा करना तो कम अज़ कम जायज़ है। क्योंकि इस वक्त जो इंडिकेटर्स बताए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो है, या डॉलर नीचे आ रहा है, तो फिर इतना सा तो अवाम का हक बनता है ना कि उनको इसके अंदर भी कोई ब्रीदिंग स्पेस या सांस लेने का मौका दिया जाए। अवाम का बहुत हक बनता है, इससे भी बहुत ज़्यादा हक बनता है। मगर अवाम को ये समझना होगा जब तक वो अपने इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि ये लीड कैप्चर जो है या एक्सप्लॉइटेशन है, इसको ख़त्म करवाने के लिए, तब तक आप सिर्फ ना उम्मीदें रख सकते हैं। क्योंकि एक हाथ देते हैं, दूसरे हाथ से आपसे निकाल लेते हैं। मतलब पिछले दिनों बात हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इनका बिल को कम करेंगे तो कैसे, दूसरी तरफ से गैस का बिल बढ़ा देंगे। तो ये कौन सा रिलीफ हुआ? एक तरफ से आपने दिया, दूसरी तरफ से आपने ले लिया। मैं बेसिकली जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जिस पे काम करने की ज़रूरत है, अवाम को या प्रेशर डालने की ज़रूरत है, वो ये है जनाब, ये आप सिस्टम आपने डिज़ाइन किया हुआ इसको चेंज करें। जो एक्सप्लॉइट की जो कि सिस्टम जो हमारा लीड की तरफ जाता है, हम देखें UNDP की रिपोर्ट थी कि 2 ट्रिलियन रुपीज़ तो हम सालाना या लीड हमारी सब्सिडीज खा जाती है। अब 2 ट्रिलियन को निकाल के अब अवाम पे लगाएं तो देखें अवाम कहाँ की कहाँ जाएगी, इकॉनमी कहाँ की कहाँ जाएगी। इन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, राइदर कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा हमें 5 रुपये का रिलीफ दे दो, 10 रुपये का रिलीफ दे दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब आपके वक्त के लिए। दुनिया क्रिकेट की निगाहें एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पर लगी हुई हैं, जो कल भारत के शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कल हाई वोल्टेज टाकरा, वर्ल्ड कप 2023 का हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें वर्ल्ड कप में अपने इब्तदाई 2 मैचेस जीत चुकी हैं और दोनों टीमें मैचेस जीतकर अपनी फॉर्म साबित कर चुकी हैं। और इन फतूहात की वजह से भी इस मैच में कांटेदार और सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आसाब शिकन होता है, फैंस बेताबी से मैच के मुंतज़िर होते हैं, वो अपनी अपनी टीम को जीतता हुआ भी देखना चाहते हैं।
और इसकी एक जीती जागती मिसाल ये भी है कि जिस जगह पर ये मैच होने जा रहा है, यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके आसपास के तमाम तर होटल्स ने जो फेयर्स हैं, किराए हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो तकरीबन 20 टाइम्स बताया जा रहा है कि बढ़ गए। और उसके बाद लोगों ने वहाँ के अस्पतालों का रुख करना शुरू कर दिया, यानी हॉस्पिटल की जो रूम्स हैं उनको सिर्फ इस बिना के ऊपर ये जस्टिफिकेशन देके कि उनको फुल बॉडी मेडिकल चेकअप चाहिए है, उसके लिए वो ओवरनाइट स्टे वहाँ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन है उसमें भी बेचैनी की लहर दौड़ गई और डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऐसे ही किसी को आपने हॉस्पिटल का रूम नहीं देना है। अब अगर दोनों टीम्स के बारे में बात की जाए, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस की, तो गुज़श्ता 10 सालों में पाकिस्तान ने इंडिया में सिर्फ 2016 के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की थी। ताहम इस टीम का कोई भी खिलाड़ी मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं है जो उस वक्त खेल रहे थे। ये ग्राउंड दरअसल 1982 में तामीर हुआ था और इसे सरदार पटेल क्रिकेट ग्राउंड का नाम दिया गया था। ताहम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बेहतर ग्राउंड तामीर करने के लिए 2015 में इसे मिस्मार किया और दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजाइश वाला स्टेडियम तामीर किया गया और इसका इफ्तिताह 2020 में हुआ। 1,32,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश इस स्टेडियम के अंदर है, और लेकिन साइड स्क्रीन्स की रुकावट के बायस ये तादाद कम हो जाती है। अब माजी की बात की जाए तो 2012 की सीरीज़ में शाहीनों ने सुरमाओं को उन्हीं के घर में करारी शिकस्त दी थी। 11 साल पहले पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत ने होम ग्राउंड पर शाहीनों से खेलना छोड़ दिया था। इस सीरीज़ में पाकिस्तानी बॉलर जुनैद खान की गरजती गेंदों के सामने भारत के बड़े बड़े नाम हिलकर रह गए थे, जबकि इस बार भारतीय टीम शाहीन शाह, हसन अली और हारिस का सामना करेगी। बाबर 11 मुसलसल 2 फतूहात के बाद जीत की हैट्रिक का अज़्म लिए अहमदाबाद के मैदान में उतरेगी और सबसे बड़े स्टेडियम में जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजेगा तो टीम का जोश आसमान छुएगा। पाकिस्तान और भारत के माबैन अब तक वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले गए हैं और इनमें से पाकिस्तान कोई एक मैच भी अभी तक नहीं जीत सका। और अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय सुरमाओं को उन्हीं की सरजमीन में शिकस्त देंगे। और यकीनन पाकिस्तानी शायकीन की तो उसी दिन वर्ल्ड कप फतह हो जाती है जिस दिन वो भारत को शिकस्त देते हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल अब ये मैच है, देखना ये है कि कल कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और बिलाखिर वो उसको खुशी से हमकनार करती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।